हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपका अपना क्लास तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो आज ज्योग्राफी के चैप्टर 4 यानी मानव विकास के थ्योरी का सेकंड वीडियो लेक्चर लेकर के आए हैं और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और इसी वीडियो में पूरा थ्योरी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे जो थ्योरी बचा हुआ था। ठीक है, इसका फर्स्ट वीडियो आ चुका है। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं मानव विकास के चैप्टर 4 यानी ज्योग्राफी का चैप्टर 4 का, तो प्लीज पहले फर्स्ट वीडियो देख लें, उसके बाद आप सेकंड वीडियो को देखेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या चीज होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में HDI कहते हैं। देखिए, यह विश्व स्तरीय सूचकांक है यानी वर्ल्ड लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यह सूचकांक होता है और जो विश्व के सभी देशों को स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक तो पहुंच के आधार पर मूल्यांकन कर, एक तरह से मूल्यांकन कर, विश्लेषण कर तैयार किया जाता है। संसाधनों तक पहुंच क्या चीज होता है यह मैं फर्स्ट वीडियो में पूरा तरह से बता चुका हूं। ठीक है, तो HDI जो होता है ये वर्ल्ड लेवल पर तैयार होता है और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर तैयार होता है और अंतरराष्ट्रीय सूचकांक है, अंतरराष्ट्रीय सूची है। HDI क्यों तैयार किया जाता है, क्या मकसद होता है इसका? देखिए, HDI से यह पता चलता है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकासशील है या फिर कौन सा देश अविकसित है। विकसित देश का मतलब वह देश होता है जो एक तरह से विकास कर लिया है, जैसे कि जापान हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब क्या है, विकसित देश है। एक तरह से ये लोग विकास कर लिया। ठीक है, ये देश में और कोई काम नहीं रहा है जो एक तरह से विकास के रास्ते पर चल रहा है, ये पूर्ण रूप से विकसित है, एक तरह से विकास कर लिया। उसको कौन सा देश में कहा जाएगा? विकसित देश कहा जाएगा। जैसे कि प्यारे देश, हमारे प्यारे देश क्या है? भारत। तो भारत जो है विकासशील देश है। ये क्योंकि ये विकास कर रहा है, यानी जो विकास के रास्ते पर है उसको कौन सा देश कहा जाता है? कौन सा श्रेणी में रखा जाता है? विकासशील के श्रेणी में रखा जाता है। और अविकसित देश जैसे कि अफ्रीका का बहुत सब देश है, बहुत सारे देश जो है गरीब है, बहुत अभी भी गरीबी से मतलब एक तरह से जूझ रहे हैं, तो वो विकसित नहीं है, मतलब एक तरह से वो विकास नहीं कर पाया है, नहीं विकास वो कर रहा है। तो वो उस देश को कौन सा श्रेणी में रखा जाता है? अविकसित श्रेणी में। तो यानी HDI से जो पता चलता है, क्या चीज पता चलता है? विश्व में कौन सा देश विकसित, विकासशील और अविकसित है। ठीक है, यानी ये एक तरह से किसके आधार पर मापा जाता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर यह तैयार किया जाता है HDI रिपोर्ट। HDI में उस देश को उच्च श्रेणी में मिलती है, यानी उच्च श्रेणी में रखा जाता है जिस देश का GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। GDP, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का स्तर प्रभावशाली और अच्छा हो, यानी HDI में उस देश को उच्च श्रेणी मिलेगा, उच्च रैंक मिलेगा, अच्छा रैंक मिलेगा जिस देश का मतलब GDP, स्वास्थ्य और शिक्षा जो है एक तरह से अच्छा स्तर पर हो और एक तरह से अच्छा प्रभावशाली हो। HDI का जो स्कोर होता है वह 0 से 1 के बीच होता है, यानी HDI का स्कोर कितना से कितना? 0 के 1 के बीच होता है। जैसे कि 2019 में जो भारत को एक तरह से HDI का जो एक तरह से रैंक मिला था वो कितना मिला था? 0.0645 स्कोर मिला था, यानी 0.645 स्कोर कब मिला था भारत को? 2019 में। तो इसका मतलब क्या होता है कि स्कोर जो होता है HDI का वो 0 से 1 के बीच होता है HDI का। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया हो कि HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या चीज होता है। अब आगे बढ़ते हैं। मानव विकास के उपागम। उपागम का मतलब क्या होता है? उपागम का अप्रोच, यानी उपागम को अंग्रेजी में अप्रोच कहते हैं। ठीक है, यानी मानव विकास के उपागम से क्या मतलब है? देखिए, उपागम का अर्थ वह प्रणाली, वह तरीका या फिर वह दृष्टिकोण जिसके आधार पर किसी विशेष यानी खास सामाजिक तथ्य यानी फैक्ट जिसको कहते हैं का वास्तविक घटना की विवेचना की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, उसको एक तरह से परखा जाता है। ठीक है, उपागम उसी को कहते हैं। उपागम एक प्रणाली है, एक तरीका है, एक दृष्टिकोण है जिसके आधार पर किसी भी खास सामाजिक तथ्य का वास्तविक घटना के रूप में एक तरह से विवेचना की जाती है, उसी को क्या कहेंगे? उपागम कहेंगे। अब मानव विकास के उपागम, जैसे कि मानव विकास के कुछ महत्वपूर्ण उपागम है, तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो मानव विकास के जो महत्वपूर्ण उपागम है वो 4 हम बताएंगे। कौन कौन से 4 हम बताएंगे? आय उपागम हो गया, क्षमता उपागम हो गया, उसके बाद जो होता है एक तरह से कल्याण उपागम, उसके बाद होता है आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आय उपागम क्या होता है, जिसको इनकम अप्रोच कहते हैं, यानी मानव विकास के उपागम यानी महत्वपूर्ण उपागम में से एक होता है आय उपागम। आय उपागम मानव विकास के पुराने उपागमों में से एक है। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मानव विकास के पुराने उपागमों में से कौन सा उपागम है? ऑप्शन दे देगा आपका आय उपागम, क्षमता उपागम या फिर एक तरह से कल्याण उपागम या फिर नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर क्या लगाना है? आय उपागम यानी इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच क्या है? मानव विकास के पुराने उपागमों में से एक है। इसके अंतर्गत मानव विकास का आय के साथ जोड़कर विश्लेषण किया जाता है। आय उपागम में क्या होता है कि मानव विकास का आय के साथ जोड़ करके क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर, यानी आय का अगर लेवल ऊंचा होगा तो मानव विकास का स्तर भी क्या होता है? ऊंचा होता है। ये कैसे? जैसे कि आय अगर ज्यादा होगा, ज्यादा इनकम होगा आदमी के पास, तो वो ज्यादा मतलब एक तरह से सुख सुविधा को खरीद सकेगा, ज्यादा मतलब अपने एक तरह से शिक्षा स्तर को, अपना शिक्षा स्तर को सुधार पाएगा, ज्यादा मतलब एक तरह से प्रशिक्षण ले सकेगा। जब पैसा होगा, जब आय होगा, इनकम होगा तभी। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब पैसा, इनकम यानी आय का स्तर अगर ऊंचा होगा तो मानव विकास का स्तर भी क्या होता है? ऊंचा होता है। ये हो गया आपका इनकम अप्रोच यानी आय उपागम।
अब दूसरा चीज समझते हैं क्षमता उपागम यानी कैपेसिटी अप्रोच क्या होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण उपागम है मानव विकास के उपागमों में से। तो चलिए एक पढ़ते हैं कि क्षमता उपागम क्या होता है। देखिए इनमें जो होता है मानव संसाधनों के क्षेत्र में यानी मानव का संसाधनों के क्षेत्र में पहुंच बढ़ने से उनके क्षमताओं का निर्माण भी बढ़ता है जो मानव विकास की कुंजी है। ठीक है, ये जो होता है क्षमता उपागम, जैसे कि एक तरह से संसाधनों तक पहुंच, ये क्या चीज होता है ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, यानी संसाधनों तक पहुंच का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर समाज में रह रहा है तो वह समाज में उपस्थित या फिर देश में उपस्थित संसाधन तक का कितना तक मतलब इस्तेमाल कर पाता है, कितना तक दोहन यानी प्रयोग कर पाता है। ठीक है, उसी को कहेंगे क्या, संसाधनों तक पहुंच। इनमें जो होता है क्षमता उपागम में कैपेसिटी अप्रोच में मानव का संसाधनों के क्षेत्र में पहुंच बढ़ने से उनका क्षमताओं का निर्माण भी बढ़ जाता है जो मानव विकास की कुंजी है यानी की ऑफ, एक तरह से की ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक, यानी कुंजी कहा जाता है इसको, एक तरह से कुंजी यानी एक तरह से की कहा जाता है क्षमता उपागम को। अब समझते हैं कि क्षमता उपागम का जो संबंध है, इसका जो रिलेशन है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है, जो एक तरह से अर्थशास्त्री यानी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री यानी फेमस इकोनॉमिस्ट थे। यानी अमर्त्य सेन कौन थे, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री यानी फेमस इकोनॉमिस्ट थे। और ये इनका जो संबंध है क्षमता उपागम का वो किससे है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है कि क्षमता उपागम का संबंध किससे है, कौन सा प्रोफेसर से, तो आपको आंसर क्या लगाना है, प्रो अमर्त्य सेन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी इंपॉर्टेंट एक तरह से है एग्जाम की दृष्टि से, एक तरह से पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू की दृष्टि से, और ये एमसीक्यू की दृष्टि से बार बार पूछा गया क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कल्याण उपागम क्या चीज होता है यानी वेलफेयर अप्रोच क्या होता है कल्याण उपागम, तो ये भी एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट है यानी मानव विकास के उपागम में से। यह उपागम स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि बुनियादी ढांचा पर सरकारी खर्च का तर्क देती है, एक तरह से विश्लेषण देता है। यानी कल्याण उपागम का मतलब यह हुआ कि सरकार, वहां की सरकार, किसी भी देश की सरकार, किसी भी समाज का सरकार, किसी भी देश का मतलब एक तरह से जो मेन होता है सरकारी एजेंट जो होता है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर कितना रुपया खर्च करता है पब्लिक के पीछे, एक तरह से आम जनता के पीछे, तो वही मतलब तर्क देता है कौन, कल्याण उपागम। कल्याण का मतलब ही होता है एक तरह से भलाई यानी वेलफेयर। ठीक है, कल्याण का मतलब क्या होता है, भलाई यानी वेलफेयर। ठीक, और ये जो होता है ये सरकारी तर्क देती है, मतलब सरकार कितना रुपया खर्च कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, कौन सा परियोजना ला रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट ला रहा है अपने पब्लिक के लिए, जनता के लिए, यही सब का विश्लेषण देता है कौन, कल्याण उपागम यानी वेलफेयर अप्रोच। अब आगे है लास्ट है आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम ये क्या होता है, यह उपागम मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई जितना लगाएंगे कम है। आधारभूत आवश्यकता उपागम किसके द्वारा मतलब प्रस्तावित किया जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, आईएलओ के द्वारा, यूएनओ के द्वारा, या फिर दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको आंसर क्या लगाना है, आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। आधारभूत आवश्यकता उपागम, यह उपागम मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, ये प्रस्तावित किया गया था, तो अभी से मतलब ये चीज लागू है। ठीक है, ये चार उपागम पड़े, चार उपागम में से आए क्षमता, उसके बाद ये कल्याण, उसके बाद आधारभूत आवश्यकता उपागम। अब समझते हैं कि आधारभूत आवश्यकता उपागम को जो एक तरह से आईएलओ जो प्रस्तावित किए थे, ये इसमें क्या क्या चीज काफी है इंपॉर्टेंट है, तो क्या क्या चीज इसमें एक तरह से दिखाया गया है, क्या क्या चीज बताया गया। देखिए आधारभूत आवश्यकता उपागम में जो आईएलओ जो ने बताया था, ये मानव के 6 न्यूनतम आवश्यकताओं को जरूरी बताया था। ठीक है, यानी इस उपागम में 6 न्यूनतम आवश्यकताओं को जरूरी बताया गया है, किसके द्वारा, आईएलओ के द्वारा। ठीक है, जैसे कि आवास हो गया यानी घर है, या एक तरह से जो रहते हैं आदमी, घर जो होते हैं यानी आवास जो होते हैं, ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी न्यूनतम 6 आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता कौन है, पहला आवास यानी रहने का व्यवस्था। ठीक है, स्वच्छता यानी एक तरह से स्वास्थ्य में यानी सेहत में कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। कौन सा उपागम के अंतर्गत, आधारभूत आवश्यकता उपागम के अंतर्गत। जल की उपूर्ति यानी जल की उपलब्धता, भोजन तथा शिक्षा, ये 6 के 6 न्यूनतम आवश्यकता है, यानी न्यूनतम आवश्यकता एक तरह से आवश्यकताओं की जरूरी बताया गया है। ये सब एक तरह से जरूरी बताया गया, ये 6 न्यूनतम आवश्यकताओं को किस आधारभूत यानी किस उपागम के अंतर्गत, आधारभूत आवश्यकता के उपागम के अंतर्गत, यानी किसके द्वारा, आईएलओ के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, ये बता रहा है कि मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा, यानी मानव विकास जो है एचडी, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे छोटे देश बेहतर कार्य करते हैं। यानी छोटे देश जो होते हैं अपना जो कार्य प्रदर्शन दिखाते हैं वो अच्छा दिखाते हैं। जैसे कि हो गया टोबैको, जिसको क्या कहते हैं, टोबैको, श्रीलंका हो गया,
ये मानव विकास सूचकांक में भारत से भी ऊपर है, यानी एक तरह से भारत जो है इससे इसका स्कोर नीचे है। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि श्रीलंका और टोबैगो में जो है एक तरह से स्वास्थ्य, शिक्षा और क्या कहता है मानव का संसाधनों तक पहुंच, वहां के एक तरह से स्वास्थ्य शिक्षा अच्छा है। किसके कंपैरिजन में, किसके मुकाबले में? भारत के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि उसका जो एचडीआई रिपोर्ट है उसको अच्छा स्कोर मिला है, अच्छा एक तरह से रैंक मिला है। ठीक है, किससे? भारत से। अब आगे बढ़ते हैं। एचडीआई का जो रिपोर्ट है 2006 में भारत का, ठीक है, एचडीआई में 2006 में भारत को 126वें स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि 2018 में फिसल करके 130वें में चला गया। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 2006 में जो भारत का स्थिति था वो बहुत अच्छा था, यानी विकास की दृष्टि से 2006 में भारत की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। उसका स्थान जो था कब कितना था? 126। और 2018 आते आते क्या हुआ कि यहाँ का एक तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ गया, यहाँ का रोजगार बिगड़ गया, एक तरह से यहाँ का एक तरह से गरीबी का रूप आ गया, जिसके कारण 2018 में एचडीआई में भारत फिसल करके कौन सा स्थान में आ गया? 130वें स्थान में। कहां? 126वें स्थान, कहां? 130वें स्थान में आ गया 2018 में। और बढ़ने के बजाय, विकास होने के बजाय और भी पीछे हट रहा है। ठीक है, यही मतलब, यही बात यहां आपको कह रहा है एचडीआई रिपोर्ट। ठीक है, और एचडीआई रिपोर्ट जो होता है वो किसी सरकार का हाथ नहीं होता। ठीक है, वो खुद देखता है, यानी एचडीआई रिपोर्ट जो तैयार करता है वो खुद अपना एंगल से देखता है कि कौन सा देश कितना विकास कर रहा है, कौन सा देश कितना विकास नहीं कर रहा है। ठीक है, वहां के सरकार के हिसाब से वो नहीं चलता है कि मेरा एक तरह से जहां जिसका सरकार है वह उसी के हिसाब से चलेंगे, नहीं, वो अपने अनुसार वो रिपोर्ट को तैयार करता है। ठीक है, अब समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय लेबर यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये आईएलओ क्या होता है? ठीक है, ये जो प्रस्ताव पारित किया था आईएलओ ने, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने आधारभूत आवश्यकता उपागम को प्रस्तावित किया था। तो इसके बारे में हम लोग एक तरह से जान लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन क्या चीज होता है। देखिए, इसका जो स्थापना हुआ था 1919 में। कब? 1919 ईस्वी में की गई थी। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों का अधिकार और उनके हित, यानी उनके हित के लिए काम करता है। यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मतलब यह हुआ कि पूरा वर्ल्ड लेवल पर, यानी एक तरह से दुनिया के लेवल पर हर एक देश में आईएलओ मजदूर के हित में और उसके अधिकार के बारे में एक तरह से बात करता है, उनके अधिकार का रक्षा करता है। मजदूरों का काम भी, समय, एक तरह से काम का समय भी निश्चित करता है कि मजदूर कितना घंटा काम करेगा, कितना घंटा काम नहीं करेगा, ये सब चीज फिक्स करता है कौन? आईएलओ। कौन लेवल पर? विश्व लेवल पर। ठीक है, आईएलओ का जो एक तरह से जेनेवा, जो ये इसका जो एक तरह से हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहां है? जेनेवा में। जेनेवा के स्विट्जरलैंड में आईएलओ का मुख्यालय। और ये जो हुआ था, ये आईएलओ को 1969 में आईएलओ को नोबेल प्राइज भी मिला था, यानी नोबेल प्राइज से भी इसको एक तरह से नवाजा गया था। ठीक है, आईएलओ में लगभग कितना देश सम्मिलित है? कितना देश है? 187 देश अभी सदस्य देश हैं इसके आईएलओ के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताया जा रहा है कि यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, ये सब क्वेश्चन से किसी भी बोर्ड एग्जाम से के अलावा बहुत सारे ये होते हैं, बहुत सारे कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं, वो सब भी, ये सब क्वेश्चन उसमें आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपको एक तरह से कंपटीशन लेवल में बैठिएगा तो वहां भी आपको ये एक तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, कहेगा कि यूएनडीपी की जो एक तरह से स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है, आपको पूछा दिया जाएगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 को। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य मकसद क्या चीज है इसका? गरीब देशों को मदद करना और दुनिया से गरीबी को हटाना, यानी बहुत अच्छा काम कर रहा है ये यूएनडीपी, यानी यूएनडीपी जो संघ है। ठीक है, ये इसका मकसद क्या है? इसका काम क्या है? गरीब देशों को मदद करना। जैसे कि अफ्रीका का बहुत सा देश है जो गरीबी से अभी जूझ रहा है, ठीक है, वहां खाना भी नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो वो देशों को एक तरह से मदद करना इसका मुख्य मतलब मकसद है। और एक तरह से गरीबी को, रिमूव पॉवर्टी, जिसको क्या कहते हैं? रिमूव पॉवर्टी, यानी एक तरह से गरीबी को दूर करने का ये एक तरह से मुहिम चलाता है, एक तरह से आंदोलन चलाता है। कौन? यूएनडीपी। यूएनडीपी का जो मुख्यालय है वो कहां है? न्यूयॉर्क में। कहां है? न्यूयॉर्क में। और लगभग 170 देश कार्यरत हैं, यानी यूएनडीपी के अंतर्गत कौन से कितने देश मिलकर के काम करते हैं? 170 देश मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, अब आगे आपको समझना है जीएनएच यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। जीएनएच, आप जीडीपी पढ़े होंगे, यानी जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये भी एक तरह से बहुत अच्छा चीज होता है, ये जीडीपी के आधार पर ही एचडीआई का रिपोर्ट तैयार होता है। और जीएनएच भी होता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, यानी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। ये चीज ये दर्शाता है जीएनएच कि वहां के किसी भी राष्ट्र के, किसी भी देश के जो एक तरह से व्यक्ति है, जो जनता है, कितना खुश है, कितना एक तरह से गम है, कितना अपने सरकार की एक तरह से परियोजना से खुश है, क्या फिर एक तरह से वहां का विकास से खुश है। देखिए, ये जो होता है, जैसे कि जीडीपी होता है, तो जीडीपी को एक तरह से हम लोग एक तरह से ये चीज देखते हैं कि इसके आधार पर हम लोग एचडीआई रिपोर्ट तैयार करते हैं। लेकिन इसी को हम लोग क्या मानते हैं कि मानव विकास कितना हो रहा है, नहीं हो
हो रहा है, बहुत सारे दोस्त इस चीज को मानते हैं, लेकिन भूटान पहला देश है जो जीएनएच को भी एक तरह से विकास का आधिकारिक माप घोषित किया है। यानी भूटान विश्व का पहला देश है जिसने जीएनएच को देश की प्रगति यानी विकास का आधिकारिक माप घोषित कर दिया है। जीएनएच में हम विकास के भौतिकता और गुणात्मक पक्षों को सोच विचार करने के लिए उत्साहित करती है। यानी जीएनएच को एक तरह से वो भूटान का कहना है कि अगर जीएनएच अगर किसी भी देश का अगर उच्च है, यानी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता अगर उच्च है, तो ये समझ जाइए कि वो देश का जो विकास है बहुत अच्छा है। और ये चीज जीएनएच ये दर्शाता है कि कितना देश का जनता जो है कितना खुश है कितना नहीं है। प्रसन्नता यह वर्ड आया तो यहाँ खुश समझ सकते हैं, हैप्पीनेस, ठीक है, यानी प्रसन्नता, ठीक है। और ये भूटान ने कहा कि नहीं, ये भी चीज है, ये चीज को हम शामिल करते हैं किसके अंतर्गत, विकास के अंतर्गत, और हम जानेंगे कि इसी आधार पर हम अपना एक तरह से विकास का स्तर को एक तरह से मापेंगे कि हम कितना विकास कर रहे हैं। तो ठीक है, आज ये चैप्टर पूरा तरह से एंड हो गया, यानी पूरा तरह से थ्योरी पूरा तरह कंप्लीट हो गया, काफी इंपॉर्टेंट था। और ये हम लोग क्या क्या पढ़े, जीएनएच के बारे में पढ़े, यूएनडीपी के बारे में पढ़े, और क्या पढ़े उसके तरफ आईएलओ के बारे में पढ़े, आईएलओ और यूएनडीपी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो पढ़े एक तरह से उपागम के बारे में पढ़े, 4 उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, ये एक तरह से आईएलओ के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और ये इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं को जरूरी बताया गया है। और कल्याण उपागम पढ़े, उसके बाद जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो है इकोनॉमिस्ट है वो अमर्त्य सेन ने एक कौन सा उपागम दिए थे, क्षमता उपागम, उससे रिलेटेड है, मतलब संबंध उसी का मतलब है क्षमता उपागम से। आय उपागम क्या चीज होता है, मानव विकास का उपागम क्या चीज होता है, कितने प्रकार होते हैं, मानव विकास के महत्वपूर्ण उपागम के बारे में पढ़े। उसके बाद जो हम लोग पढ़े एचडीआई के बारे में पढ़े, एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या चीज होता है, मानव विकास सूचकांक क्या चीज होता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। और ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर का पूरा तरह से थ्योरी कंप्लीट करा लिया गया। और ये चैप्टर कौन सा चैप्टर था, ज्योग्राफी का चैप्टर 4 यानी मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का चैप्टर 4 था। तो चैप्टर 4 का थ्योरी पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। अब आगे जो आएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आएगा। अगर आप फर्स्ट वीडियो इसका नहीं देखे तो प्लीज पहले फर्स्ट वीडियो को भी देख लें, किससे क्या होगा कि आपका पूरा तरह से थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, और एक तरह से जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उसका आप सही से आंसर दे सकेंगे। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।